हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 की हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो एनसीईआरटी है, एससीईआरटी दोनों है, तो बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। बाकी साइंस की क्लासेस चली रही हैं, करंट अफेयर्स की चली रही हैं, तो पढ़ते रहिए। तो कंटेंट भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो पहला है देश का नाम। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। तो जो इंडिया शब्द निकला है किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडूस अथवा इंडोस कहा है। तो जो यूनानी थे और ईरानी थे वो सिंधु को क्या कहते थे? हिंडोस या इंडोस कहते थे। और इस नदी के पूर्व के भूमि को, प्रदेश को, जो सिंधु नदी थी, इसके पूर्व में जो था उसको इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इंडिया कहा। अब आगे चलते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। तो भारत नाम का जो प्रयोग है, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे उनके एक ग्रुप के लिए किया जाता था। इसका वर्णन किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन काल में भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं, मसलन जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभर्ष, भारतवर्ष, आर्यव्रत, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। ये सारी चीज़ें पुराने समय में नाम रही हैं, मगर इनमें भारत सबसे ज़्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा। अब अतीत के बारे में चलिए देखते हैं, अतीत के बारे में कैसे जानें। तो पांडुलिपि क्या होती है? जो चीज़ें हाथे से लिखी हो, हाथों से, उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। जैसे ताड़ के पत्ते या भुर्ज पेड़ के छाल से निर्मित होती है यह, ठीक। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये लैटिन शब्द से बना है, मैनु, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। तो पांडुलिपि में रहता क्या है? पांडुलिपि में रहती हैं चीज़ें जैसे धर्म की चीज़ें रहती हैं, उनका बिहेवियर कैसा था उस समय, राजाओं का लाइफ स्टाइल कैसी थी, उस समय दवाइयाँ या औषधियाँ क्या प्रयोग होती थी, तथा साइंस के बारे में लिखा होता था या चर्चा मिलती थी। अब चलते हैं आगे। यह संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे हैं। तो ये किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं, तमिल में और प्राकृत भाषा में। तो प्राकृत आम लोगों की उस समय भाषा थी। अब अभिलेख क्या होते हैं? तो आइए अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। किसी विशेष उद्देश्य से किसी ठोस वस्तु पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहा जाता है। तो जब कोई पत्थर हो गया, ठोस का मतलब है पत्थर, ठीक, कोई एक ऑब्जेक्टिव, कोई एक, मेरा हम लोगों का उद्देश्य रहता है उस पर लिखने का, मतलब जो भी उस समय लिखा था जिसने, उनका कोई ऑब्जेक्टिव था उस ठोस वस्तु पर लिखने का, उसी को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख पे क्या होता है? अभिलेख पे देख लीजिए क्या होता है, उसमें आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, इतिहास या किसी वस्तु का उल्लेख भी हो सकता है, मतलब डायरेक्शन वगैरह लिखे रहते हैं, निर्देश लिखे रहते हैं लोगों को, ठीक। वहीं हिस्ट्री के बारे में उनके लिखी रहती है या किसी वस्तुओं का उल्लेख रहता है उसमें। अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। तो जो अभिलेख है ये कठोर शब्द उस पर चीज़ों पर लिखा जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने इतिहास को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए अभिलेख बनवाते थे। तो जो पुराने समय में राजा वगैरह रहते थे कि हमारी चीज़ें हमेशा जीवित रहें, तो उसको अभिलेख लिखवाते थे उस समय, ताकि आगे की चीज़ों को मिले तो हमारे बारे में जान सकें। तो अभिलेख पत्थरों या धातुओं जैसे ठोस वस्तुओं पर बनते थे, मैंने पहले ही बता दिया, जिसके कारण यह अभिलेख आज भी हमें विभिन्न खुदाई और शीघ्र शोध से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। अभिलेखों को लिखने के लिए उपयोगी सामग्री। तो अभिलेखों को लिखने के लिए उपयोगी सामग्री क्या क्या थी? अभिलेखों में पत्थर, धातु, मिट्टी की तख्ती, ईंट, काष्ठ आदि का प्रयोग किया जाता था। तो अभिलेखों में क्या यूज किया जाता था? पत्थर यूज किया जाता था, धातु, मिट्टी, ये सारी चीज़ें यूज की जाती थी। अभिलेखों पर अक्षरों की खुदाई के लिए छेनी, नुकीले किले, हथौड़े, लौह साल का जैसे नुकीली वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। तो किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए या खुदाई के लिए? छीनी हो गया, नुकीली कोई चीज़ हो गई, हथौड़ा, ये सारी चीज़ें। अब आइए अभिलेखों के प्रकार पढ़ते हैं। तो दो प्रकार के अभिलेख होते हैं, एक निजी अभिलेख होता है, एक सरकारी अभिलेख होता है। आगे पढ़ते हैं निजी अभिलेख क्या होता है। तो निजी ऐसे अभिलेख होते हैं जिन्हें व्यक्तिगत स्तर पर खुदवाया गया हो। सबसे प्राचीन निजी अभिलेख पेशनगर विदिशा का है। यह अभिलेख एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस द्वारा खुदवाया गया है, जो राजा भागभद्र के दरबार में आया था। यह वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेख भी है। तो निजी अभिलेख भाई जैसे व्यक्तिगत स्तर पर हम कोई चीज़ खुदवा रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ वंशज का कुछ था, तो खुद हम लोगों ने खुदवाया खुद, ठीक। तो वहाँ पे कोई व्यक्तिगत स्तर मतलब खुद जाके खुदवाया उसको। और ये सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? ये बेसनगर का विदिशा है, ठीक है। और ये किसका था? जो एंटियालकिड्स का राजा था, राजदूत हेलियोडोरस द्वारा खुदवाया गया था। और किसके समय में आया था? राजा भागभद्र के दरबार में आया था। तो यह वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेख भी है।
अब सरकारी अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे अभिलेख जो शासक द्वारा जन सामान्य को सूचना देने के लिए स्थापित किए जाते थे। जैसे कोई ऐसी अभिलेख है जिससे पूरे मतलब जो उनका राजा का जो शासन जहाँ पे होता था उस एरिया में सभी लोगों को सूचनाएं देने के लिए ये सारी चीज़ें करवाई जाती थी। ऐसे अभिलेख पवित्र स्थानों, चौराहों अथवा अन्य भीड़ भाड़ स्थानों पर लगाए जाते थे। तो ऐसे अभिलेख कहाँ लगाए जाते थे? चौराहे हो गए जहाँ पे मतलब भीड़ भाड़ इलाके हों, जैसे आज के पोस्टर बैनर लगते हैं। भाई ये पुरातत्वविद क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्नों को उजागर किया जाता है उसे पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के अध्ययन का विषय है। यह निरंतर भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले बदलावों का अध्ययन करता है। यह पृथ्वी के नीचे दबी वस्तुओं का अध्ययन कर किसी संस्कृति या सभ्यता के विषय में तथ्य उजागर करता है। पृथ्वी पर अनेकों नेक परिवर्तन होते रहते हैं और धीरे धीरे ये परिवर्तन मानव के अतीत बन जाते हैं और पृथ्वी की सतह में दबकर ये आधुनिक समाज दूर हो जाते हैं। इन अतीतों की पड़ताल करना ही पुरातत्व का कार्य है। तो पुरातत्वविद कौन होते हैं भाई? जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो जैसे कोई चीज़ मिली जो बहुत पुरानी है तो उनका जो अध्ययन करता है उनको पुरातत्वविद बोलते हैं। तो पृथ्वी के नीचे जो दबी वस्तुएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं वो, और किसी उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता कहती थी, उनके बारे में हिस्ट्री को क्या करते हैं वो उजागर करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई, इसी को पुरातत्वविद कहते हैं। बहुत आसान भाषा में चीज़ें लिखी गई हैं, बस सुनते चलिए सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पुरातत्व मुख्य रूप से खुदाई आदि से प्राप्त वस्तुओं की पड़ताल करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं उनसे जो चीज़ें मिलती हैं उन्हीं की वो जांच पड़ताल करते हैं और उसके बारे में चीज़ों को बताते हैं। पुरातत्वविद उत्खनन से प्राप्त अवशेषों की जांच करते हैं और उन पर अपनी राय रखते हैं। किसी राजा के साम्राज्य, किसी युद्ध स्थल, किसी टीले आदि स्थलों और जंगलों आदि से पुरातत्व उत्खनन कार्य से वहाँ प्राप्त हुए हैं। औजारों, अभिलेखों, हड्डियों, बर्तन, मूर्तियों, लिखित अभिलेख आदि से प्राचीन कालीन मानव के रहन सहन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो औजार उनसे मिलते हैं उनके समय में, जो हड्डियाँ मिलती हैं, जो बर्तन मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, ये सारी जो अभिलेख हैं इससे बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ आदि होती हैं। अब इतिहासकार कौन होता है? इतिहासकार वह है जो इतिहास लिखे। एक इतिहासकार ऐसा व्यक्ति है जो अतीत के बारे में अध्ययन और लिखता है और इस पर एक अधिकार के रूप में माना जाता है। इतिहासकार मानव जाति से संबंधित पिछले घटनाओं की निरंतर व्यवस्थित कथा और अनुसंधान से चिंतित है। साथ ही समय में सभी इतिहास का अध्ययन, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। ठीक, करते हैं। तिथियों का अर्थ कैसे हमें पता चलता है? तो आइए तिथियों का अर्थ के बारे में बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे बीसी को हम बिफोर क्राइस्ट क्यों बोलते हैं भाई? ईसा पूर्व के जन्म से पहले के समय को क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। उनके जन्म के बाद का समय को क्या कहते हैं? एडी कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब खोजे गए थे? 4700 वर्ष पूर्व खोजे गए थे। और गंगा घाटी के नगर मगध कौन से? 2500 वर्ष पूर्व थे। आगे चलते हैं। सभ्यताओं के आरंभ में लोग गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। सभ्यता के विकास के साथ लोग समूह में रहने लगे। इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह नदियों के किनारे होते थे। नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों की आखेट शिकार भी करते थे। इन सभ्यताओं में सिंधु घाटी की सभ्यता, बेबीलोन और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं प्रसिद्ध हैं। तो जो प्राचीन समय में रहते हैं लोग गुफाओं वगैरह में रहते थे और वहीं पर रह के वो खाना, शिकार, अपना सारी चीज़ें करते थे। इनमें से जैसे कौन लोग हो गए? सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, बेबीलोन की सभ्यता हो गई और मेसोपोटामिया की। सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु नदी जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। तो सिंधु नदी कहाँ स्थित है? तो पहले ही जान लीजिए, जम्मू कश्मीर में है। किस पे? गांदरबल जिले में। यह कश्मीर घाटी की एक महत्वपूर्ण नदी है और झेलम नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो सिंधु नदी किसकी सहायक नदी है? झेलम की है। गत्रीबल में सिंध नदी बेहद शांत और सुंदर दिखती है और यह नदी सुरम्य सिंध घाटी भी बनाती है। तो ये क्या बनाती है? सुरम्य सिंध घाटी बनाती है। हिमालय के ऊबड़ खाबड़ इलाकों से होकर इस नदी का एक अनूठा प्रवाह पथ है। इस नदी का प्रवाह और अधिक तीव्र हो जाता है क्योंकि हिमालय की कई सहायक नदियां मुख्य नदी में मिल जाती हैं। तो इसका प्रवाह कहीं कहीं बहुत तेज़ देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि कई हिमालय की जो सहायक नदियाँ होती हैं इसी में आके मिल जाती हैं। सिंधु नदी का उपयोग महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के रूप में होता। तो इस सिंधु नदी से ही इनका मतलब एक अपना आर्थिक उपयोग है। इसमें मतलब लोग मछलियाँ पकड़ने में, सिंचाई करने के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। निम्नलिखित खंडों में सिंध नदी के जल निकासी, विवरण नदी परियोजनाओं में और मानव जनित गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब आगे चलते हैं।
4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले गंगा व तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ है। अब गंगा व सोन नदी, तो गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना होती है। ठीक, अब सिंधु नदी के उपयोग क्या क्या थे, आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। इस नदी के पानी का उपयोग सिंचाई और घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता था। जैसे सिंध नदी के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इस नदी के पानी को विभिन्न उपचार संयंत्रों में भी प्रयोग किया जाता था। इसका तो पीने के लिए प्रयोग करते थे। रंगील जल उपचार संयंत्र सिंध नदी से कश्मीर घाटी में घरेलू और पीने के लिए उपयोग, मतलब सीधा से इतना समझिए, पीने के लिए इसका प्रयोग होता था, सिंचाई के लिए प्रयोग होता था। सिंध नदी में नेविगेशन मुख्य रूप से नीचे से गांदरबल शहर तक किया जाता था, क्योंकि यहाँ पानी का बहाव धीमा हो जाता था। नेविगेशन वगैरह मतलब जहाज़ वगैरह जाते थे। सिंध नदी विभिन्न जलीय प्रांतियों का प्राकृतिक आवास है, मतलब बहुत से जानवर इसमें रहते हैं भाई, जैसे ट्राउट हो गया, सुडगर्न हो गया, अन्य और विभिन्न अन्य मछलियाँ हो गई। वहाँ ट्राउट विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे ब्राउन ट्राउट, इंद्रधनुष, बर्फ ट्राउट इस नदी में सबसे आम मछलियाँ हैं। इसलिए आर्थिक गतिविधि के रूप में मछली पकड़ने के लिए सिंध नदी का भी उपयोग होता है। अब यात्राएं, आइए वो कैसे यात्राएं करते थे। तो भ्रमण करना मानव के स्वभाव में शुरू से रहा है। हम देखते हैं कि सभ्यताओं का विकास कुछ ही जगहों पर हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोग फैलाते गए। यद्यपि प्रारंभ में आवागमन के साधन नहीं के बराबर थे, साथ में पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र की प्राकृतिक बाधाएं थी। हालांकि लोगों के लिए इन बाधाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। इसके पीछे कई कारण थे, जिसमें मानव मन की जिज्ञासा, भोजन की तलाश तथा कालांतर में व्यापार की संभावनाएं शामिल हैं। अब तिथियां के बारे में देखते हैं। हमारी सभ्यता अति प्राचीन है। यद्यपि सतयुग और त्रेता युग के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी द्वापर के अंतिम भाग से लेकर अब तक के लिखित भौतिक प्रमाण उपलब्ध हैं। तो लेकिन आज तिथियों की गणना विक्रम संवत ईस्वी संवत से की जाती है। तो जो तिथियों की गणना है आज के समय में किससे की जाती है? विक्रम संवत और ईस्वी संवत से। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब जो समय का गणना है वो किससे की जाती है? ईसा मसीह के जन्म से। अतः 2 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से 200 वर्ष के बाद से है। और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा के पहले, मैंने पहले ही बता दिया इसको। इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारा पहला यूनिट ख़त्म होता है। बाकी आप इसका देख सकते हैं कंटेंट कितना अच्छा है, और यहीं से क्वेश्चन लगभग पूरी एनसीईआरटी मेरे पास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है एनसीईआरटी जिनको लेना हो। बाकी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं और नोट्स भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के नोट्स हैं, इस नंबर पर लिख के आप सेंड कर दीजिएगा हाय, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक, 8853554496 पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत कम समय में है, कोचिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। इतनी कम समय में इतने अच्छे कंटेंट पढ़ा दूंगा आपको कि आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाया गया है। ठीक है, अब बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। कल मैंने ईवीएस की पूरी क्वेश्चन करा दी जितने भी अभी तक आए थे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।